करने पर आप ऐसा लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल टू C1, क्योंकि देखो आप इसका दोबारा अवकलन करेंगे एक बार तो ये क्या आएगा, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड स्क्वायर, C1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको दोबारा समाकलन करेंगे अगेन तो क्या आएगा, फाई हो जाएगा यहाँ पर C1 Z प्लस C2, ठीक है ना, समाकलन किया है C1 Z प्लस C2। अब यहाँ पर क्या है, C1 और C2 दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों की वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी बाउंड्री कंडीशन से निकाली थी कि Z इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फाई इक्वल टू फाई 1 लिखेंगे, फिर Z इक्वल टू D पुट करेंगे, फाई इक्वल टू फाई 2, तो C1 C2 की वैल्यू आ जाएंगी और फिर फाई का मान सीमा प्रतिबंध वही at Z equals to 0, phi equals to phi 1 at Z equals to ये ले लो, Z equals to 0 था, phi equals to phi 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से क्या आएगा बताओ, Z equals to 0 रखा है, phi को phi 1 तो phi 1 equals to C2, ठीक है, तो phi 1 equals to C2 आ जाएगा, अतः phi equals to कितना आ जाएगा C1Z, C2 का वैल्यू phi 1। दूसरा प्रतिबंध क्या है, एट Z इक्वल्स टू D विभव phi इक्वल्स टू phi 2, ठीक है, तो ये इसमें रखेंगे आप Z इक्वल्स टू D पर, phi इक्वल्स टू कितना है phi 2 सेम प्लस phi 1, ठीक है, तो यहाँ से C1 का वैल्यू कितना आएगा, पक्षांतरण करना है, C1 का वैल्यू कितना होगा phi 2 माइनस phi 1 अपॉन D, तो C1 का वैल्यू C2 का वैल्यू है phi 1 और C1 का वैल्यू है ये, तो ये हो गया आपके समीकरण 3 और 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 व 4 से C1 व C2 के मान समीकरण 2 में रखने पर अतः विभव phi इक्वल्स टू कितना आ जाएगा C1 का वैल्यू कितना है phi 2 माइनस phi 1 अपॉन D C1Z प्लस C2 का वैल्यू phi 1, ठीक है, C1 और C2 का मान रखा है बस। अब विभव का मान आ गया आपका, कोई कांस्टेंट नहीं है अब इसमें। अब क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिर्फ अवकलन करना है, Z के सापेक्ष ही करना है बस, क्योंकि X और Y तो इसमें है ही नहीं, यही आ जाएगा बस phi 2 माइनस phi 1 अपॉन D माइनस का K कैप, E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड फाई और माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा Z K कैप। E इक्वल्स टू अवकलन कर दो इसका समीकरण माइनस phi 2 माइनस phi 1 अपॉन D K कैप, ये हो गया विभव और ये विद्युत क्षेत्र, समीकरण 6।
कर दूं रफ में? एक और अनुप्रयोग है लाप्लास समीकरण का, ये दो आवेशित संकेंद्रीय गोलों के मध्य आवेश रहित क्षेत्र में विभव एवं विद्युत क्षेत्र की गणना। आवेशित, दो आवेशित संकेंद्रीय गोले, संकेंद्रीय गोले ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं ना। ये कोई, इसकी त्रिज्या है आर ए और दूसरा ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या है आर बी। ठीक है, इन दोनों पर, इस वाले गोले पर विभव का मान है φ1 और इस वाले गोले पर विभव का मान है φ2। ठीक है, अब इन दोनों गोलों के मध्य में आवेश रहित क्षेत्र है। आवेश रहित क्षेत्र है, इसका मतलब आवेश घनत्व तो क्या है, दोनों के मध्य में शून्य है। तो अब इस क्षेत्र में हमें क्या निकालना है, विभव और विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो कौन सी समीकरण का उपयोग करेंगे, लाप्लास का ही करेंगे। तो थोड़ा सा लिख देना, दो संकेंद्रीय गोले हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः आर ए और आर बी है, जिन पर विभव का मान क्रमशः φ1 और φ2 है और उनके मध्य आवेश शून्य है, इसलिए आवेश घनत्व शून्य होगा। और विभव का मान ज्ञात करने के लिए लाप्लास समीकरण के उपयोग से, तो आप लाप्लास समीकरण क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। अब जो ये डेल स्क्वायर है ना, वो है तो क्या, अब लाप्लासियन संकारक है। जब आप एक्स वाई जेड अक्ष ले रहे थे तो आपने इस लाप्लासियन संकारक को किस में लिखा था, कार्तीय निर्देशांकों में ही लिखा था। डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड अक्ष क्या थे, कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, गोला। तो यहाँ पर कार्तीय निर्देशांक नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर गोलीय निर्देशांक होंगे, और गोलीय निर्देशांक कौन से होते हैं, गोलीय निर्देशांक होते हैं आपके आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, जैसे आपके कार्तीय निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, वैसे ही गोलीय निर्देशांक होते हैं आर थीटा फाई। ठीक है, तो अब इस डेल स्क्वायर को आपको आर थीटा फाई में लिखना है। तो पहला पद कौन सा होगा, जो आर पर निर्भर करेगा, दूसरा पद जो होगा वो थीटा पर निर्भर करेगा, तीसरा फाई पर। जैसे आप कार्तीय में लिखते हैं तो पहला पद होता है एक्स पर, दूसरा वाई पर, तीसरा जेड पर। ऐसे यहाँ पर पहला आर पर, दूसरा थीटा पे और तीसरा फाई पर। अब आप बताइए, जो फाई का चेंज हो रहा है वो कौन से निर्देशांक पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ रेडियस आर पर ही तो निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो थीटा और फाई के कंपोनेंट लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने वहां पर जेड पर निर्भर कर रहा था फाई का मान, तो आपने डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर ही लिखा था। डेल ओवर डेल एक्स और डेल वाई बाई डेल जो थे वो 0 थे। जैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि डेल फाई बाई डेल थीटा एंड डेल फाई बाई डेल फाई जो है वो क्या होंगे, 0। ये फाई निर्देशांक है और ये विभव है। ठीक है, ये निर्देशांक है, निर्भर किस पे कर रहा है, फाई का मान, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि डेल फाई बाई डेल आर का मतलब क्या है, फाई में परिवर्तन आर के सापेक्ष। तो फाई में परिवर्तन आर इक्वल्स टू ए, आर ए पर कितना है φ1, आर बी पर कितना है φ2। तो इसका मतलब विभव में परिवर्तन आर के सापेक्ष तो परिवर्तित हो रहा है ना, तो इसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो आपको डेल स्क्वायर जो अवकलज संकारक है, पहली बात उसको गोलीय निर्देशांकों में लिखना है।
ठीक है। गोलीय निर्देशांकों में 3 पद होंगे, पहला आर का, दूसरा थीटा और तीसरा फाई का, जिसमें से थीटा और फाई पर विभव में परिवर्तन क्या हो रहा है, थीटा और फाई के सापेक्ष तो 0 हो रहा है, थीटा फाई पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, केवल आर निर्देशांक पर निर्भर कर रहा है, इसलिए केवल एक ही पद लिख लो आप। ठीक है, क्योंकि ये चीज है ना आपकी वो काफी बड़ा है अवकलज संकारक, आर पर निर्भरता ही काफी बड़ी है। देखो डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू गोलीय निर्देशांकों में जब लिखते हैं तो होता है 1/r² डेल बाई डेल आर, r² डेल फाई बाई डेल आर इक्वल्स टू 0। ये होता है 1/r² 1/r² डेल बाई डेल आर, r² डेल फाई बाई डेल आर इक्वल्स टू 0। यहाँ डेल फाई बाई डेल थीटा एंड डेल फाई बाई डेल फाई वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो केवल आर उस पर निर्भर करेगा, तो डेल स्क्वायर फाई ये जब 0 है तो r² को उधर ले जाएंगे 0 ही आएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल आर, r² डेल फाई बाई डेल आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, विभव भी है ना, जो आपकी समीकरण होती है ना डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0, ये लाप्लास समीकरण यदि है तो फाई वहां पर विभव ही होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फाई ले लिया था, यहाँ पे तो निर्देशांक है वो। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे बना लो, चलो ठीक है, अलग बना लो उसको थोड़ा, क्योंकि मैंने विभव ये यदि आपको ऐसे लिखा हुआ है कि डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और ये मेंशन किया हुआ है कि v वहां पर विभव है, तो ये लाप्लास समीकरण ही है। आप उस कोई भी यूज कर सकते हैं, फाई भी यूज कर सकते हैं और v भी यूज कर सकते हैं। अब तक आप हाँ, गोलीय निर्देशांक में भी r थीटा फाई ही निर्देशांक होते हैं, तो फाई को आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों बच्चों में क्या करना पड़ेगा, आर के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। जब आर के सापेक्ष आप समाकलन करेंगे तो इस अवकलन हट जाएगा यहाँ से, तो ठीक है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा r² समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर ये हो जाएगा r² डेल फाई बाई डेल आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, C1 कोई कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि देखो आप इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डेल बाई डेल आर, r² डेल फाई बाई डेल आर, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। ऊपर वाली स्टेप आ रही है ना आपका अवकलन करने पर, तो आप समाकलन करने पर इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब r² नीचे चला जाएगा, C1 बाई r² हो जाएगा कि नहीं, डेल फाई बाई डेल आर, समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, C1 बाई r², ठीक है, ये वाली चीज r² को उधर ले गए, ठीक है, डेल फाई बाई डेल आर इक्वल्स टू C1 बाई r², पूछा भी तो क्या। अब इसको फिर से आप समाकलन कर दो, तो यहाँ से अवकलन हट जाएगा और dr के सापेक्ष इधर आपको समाकलन करना है, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा बताओ, एक बार और समाकलन करेंगे तो फाई का मान कैसे आएगा, फाई इक्वल्स टू माइनस C1 बाई आर प्लस C2। 1/r² का समाकलन क्या होता है, -1/r होता है कि नहीं, -1/r होता है। इतने सारे समाकलन पढ़ के आए फिर भी पुनः समाकलन करने पर क्या आएगा इधर, फाई इक्वल्स टू C1 बाई r², ऐसे लिख लो, चलो ठीक है। अब तो ठीक है, इस डेल्टा आर को भी इधर ले गए, डेल्टा फाई का कितना हो जाएगा, फाई C1 बाई r² dr, r² का dr के सापेक्ष में समाकलन क्या होगा,
माइनस C1 बाई R प्लस C2, ठीक है ना ये। ठीक है, अब वही बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं कि R इक्वल्स टू आर ए पर फाइव इक्वल्स टू कितना है 5 1, और R इक्वल्स टू आर बी पर कितना है 5 इक्वल्स टू 5 2, ठीक है। एट R इक्वल्स टू आर ए विभव 5 इक्वल्स टू कितना है 5a, तो यहाँ से 5a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस वाली समीकरण में मान रख रहे हैं, तो 5 इक्वल्स टू 5a और R इक्वल्स टू कितना रखना है RA, तो माइनस C1 बाई, अच्छा 5 1 माना था क्या, कोई बात नहीं, उसको जो भी माना है वही लिख दो। ठीक है, और ये हो जाएगा C2। एट R इक्वल्स टू आर बी 5 इक्वल्स टू कितना है 5 2, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में, दोनों में ही समीकरण 2 में मान रखा है, 5 2 इक्वल्स टू कितना होगा, जब R इक्वल्स टू आर बी रखेंगे तो माइनस C1 बाई आर बी प्लस C2। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, थर्ड एंड फोर्थ, दो इक्वेशन है, दो ही कांस्टेंट है, हल कर सकते हैं ना, दो इक्वेशन दो ही कांस्टेंट, हल करके बताओ C1 C2 के मान क्या आएंगे, 3 और 4 से समीकरणों का हल योग घटाव कैसे भी करके, नहीं समझे। घटा लो 5 1 माइनस 5 2 करके, क्योंकि जब आप घटाएंगे ना तो यहाँ पर C2 है और माइनस का C2 हो जाएगा, C2 कैंसिल हो जाएगा ना। समीकरण 3 और 4 में जब आप घटाएंगे तो 5 1 माइनस 5 2 आएगा, इसमें से इसको घटा देना, C2 माइनस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आप C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 3 व 4 से 3 माइनस 4 से 3 में से 4 को घटाना है सीधा, तो क्या आएगा 5 1 माइनस 5 2 इक्वल्स टू माइनस C1 बाई आर ए प्लस C1 बाई आर बी प्लस 0 आ जाएगा, C2 माइनस C2। अब यहां से C1 का वैल्यू कितना आ रहा है 5 1 माइनस अरे आर बी ऊपर आएगा अपॉन आर ए माइनस आर बी, ठीक है। ये C1 की वैल्यू आ गई, अब C1 का मान यहाँ रख दो, वहां से C2 की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी एक समीकरण में रख दो और वो दोनों मान इस समीकरण में रख देना। बता दिया है जस्ट, वैसे तो आपसे वही पूछा जाता है जो समांतर प्लेटों वाला कार्तीय निर्देशांकों में जो था ना वही पूछा जाता है, बाई चांस ये पूछ लिया जाए इसलिए बता दिया है। C1 का मान, ये C1 का मान समीकरण आ गई 5, समीकरण 5 से C1 का मान
4 में रखने पर, 4 या 3 किसी में भी रख सकते हैं आप, तो वहां से C2 का मान कितना आ रहा होगा आपका? 5 2 इतना आ रहा होगा, देखो 5 1 A माइनस A कहाँ से आया है यहाँ पे? मैंने तो कांस्टेंट A लिया ही नहीं है। ये आ रहा है क्या? 5 1 RA माइनस 5 2 RB अपॉन RA माइनस RB। आएगा तो यही। इस वाली समीकरण में रखा है इसने, समीकरण 3 में, पर किसी में भी रखोगे मान तो सेम ही आना चाहिए। नहीं आ रहा? तुम अपना बोल के बताओ मुझे क्या आ रहा है। 5 2 RA माइनस RB। मैं जब करूंगी और यही आ गया ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। हो गया, टाइम नहीं हो गया? चलो फिर अब ये बाद में बताऊंगी। लाना अपनी कॉपी लाना, तुम कोई भी। हाँ बंद कर दो।